हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है? जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। यहाँ पर पी और क्यू अभी तक कांस्टेंट होते थे, नंबर्स होते थे, यहाँ पर एक्स की टर्म नहीं होती थी। अब पी और क्यू जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है और वाई का डिपेंडेंट वेरिएबल कोफिशिएंट है, अब वो क्या होंगे? फंक्शन ऑफ एक्स होंगे, दैट मीन्स वेरिएबल वैल्यूज होंगी, और आर भी वेरिएबल होगा, एक्स का फंक्शन होगा। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेरिवेटिव का कोफिशिएंट इस समय और डिपेंडेंट वेरिएबल कोफिशिएंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट यानी कि नंबर 2, 3, 4 ना होकर वेरिएबल एक्स होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के फंक्शंस आएंगे, तो इसलिए इसे वेरिएबल कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो वेरिएबल कोफिशिएंट सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल मिलाकर 4 मेथड्स हैं सिलेबस में। तो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर मेथड जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस करें मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हुए इसको सॉल्व करने का प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं स्टूडेंट? जिनके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के। तो इसका मतलब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को चेंज करके एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उससे फिर जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी फिर हम उसे सॉल्व करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। स्टेप देखते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। वर्किंग स्टेप, सबसे पहले हमें मेक द कोफिशिएंट ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एज 1 इफ इट इज़ नॉट। मतलब जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसका कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो हमें उसे 1 बना लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इंटू में एक्स स्क्वायर है तो टोटल को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। कॉस एक्स है तो पूरे को कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे और इंटू में 1 बना लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड स्टेप, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। इससे हम कंपेयर कर लेंगे। अभी बताया ना स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड ऑर्डर वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। से कंपेयर करके पी की, क्यू की और आर की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को किससे चेंज कर देना है? जेड से चेंज कर देना है, एक रिलेशन की हेल्प से, जेड बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमें लिखना है। फंक्शन हमें किससे रिप्लेस करना है, क्या रिलेशन है, वो आगे जाकर पता लगेगा। तो वो चेंज करते हुए हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी होगी क्वेश्चन में, वो हमारी इस फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमें लिखना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर। जहाँ पर P1 के लिए ये फार्मूला है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। Q1 के लिए फार्मूला Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। R1 का फार्मूला R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? ये जो Q1 की वैल्यू है, ये फार्मूले से जो है, इसको हमें टोटल को किसी एक कॉन्स्टेंट के इक्वल रखना है। कॉन्स्टेंट ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है। अगर यहाँ Q की वैल्यू में नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव लेना है, जिससे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, पर यहाँ वैल्यू जो है वो ऐसी वैल्यू लेनी है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 4, 6, 4, 9, 16, इस तरीके के नंबर जिनका स्क्वायर रूट निकल सके। क्योंकि फिर हमें इन दोनों को आपस में इक्वल रखकर जो ये कांस्टेंट कंसीडर किया है, कांस्टेंट कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कि आप क्या लेना है। 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर एक कांस्टेंट लेंगे और इस पूरे को आपस में इक्वल रखकर, इसको इसके इक्वल रखकर सॉल्व करके डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसे डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करके हम z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे। यानी कि एक ऐसा फंक्शन निकाल लेंगे जो कि हमें बता देगा कि x को z की फॉर्म में किस रिलेशन से कन्वर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट फिर इसका यूज़ करके, इस रिलेशन का यूज़ करके, ये जो P1 और Q1 के P1 और R1 के फार्मूले हैं, इनमें z की वैल्यू का यूज़ करके यहाँ पर P1 और R1 की वैल्यू निकाल लेनी है। P1 हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और R1 की वैल्यू में आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि जो भी R1 की वैल्यू आएगी उसे सॉल्व करके इन टर्म्स ऑफ z में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट। ये सब करने के बाद उसके बाद आपने फिर जो ये P1, Q1 और R1 की वैल्यूज़ निकाली हैं, इन्हें इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। जैसे ही हम इसमें पुट कर देंगे तो Q1 तो हमने कांस्टेंट रखा ही था, P1 की वैल्यू यहाँ से कांस्टेंट आने वाली है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगे और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। यूजिंग वैल्यूज ऑफ P1, Q1, R1 इक्वेशन 2 वी गेट कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इस कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बाय फाइंडिंग CF एंड PI। उसका CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हुए हमें सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ध्यान रखिएगा, ये CF और PI की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ Z आएगी, इन टर्म्स ऑफ Z। क्योंकि यहाँ पर
इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब जेड है। तो हाँ, एक और बात भाई, ये सेकंड इक्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होने की वजह से यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में होगा, और डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर पी आई और सी एफ दोनों जेड की फॉर्म में आएंगे। फिर लास्ट स्टेप आपको क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशन निकला y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई जो कि z की फॉर्म में है, उसे वापस राइट लिखना है किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में। कैसे भाई, ये रिलेशन आपको पता चल गया होगा, z बराबर एफ एक्स, तो z की जगह पर जो है वो वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 से हमें पुट कर देनी है। बाकी डिटेल में अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। अभी पढ़ा है कि स्टेप 1 में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन एक्स माइनस कॉट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस कोस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो स्टेप 1 कहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो यहाँ पर स्टेप 1 ऑलरेडी अप्लाइड है। कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1 है, तो ऑलरेडी कोफिशिएंट इज ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज 1। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप हमने डिस्कस किया था। स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है कि जो भी इक्वेशन है उसको कंपेयर करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयर कर देंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिल जाती है, जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट है, यानी कि ये 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स। q की वैल्यू हमें मिल जाती है जो y का कोफिशिएंट होगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स। r की वैल्यू अगर बात करें तो r होगी राइट साइड टर्म, जो कि है ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये r की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम स्टेप 3 में चेंज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फ्रॉम x टू z, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू z और चूजिंग z सच दैट द गिवन इक्वेशन विल बिकम दिस। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, जहाँ पर कि हमारा p1 की वैल्यू रहेगी डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू हमारी q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। r1 की वैल्यू हमारी रहेगी r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट स्टेप 4 के अकॉर्डिंग हमें अब चूज़ करना है z, चूज़ z सच दैट q1 जो हमारी वैल्यू है, दैट मीन्स q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। और q कितना है क्वेश्चन में गिवन है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को हमने डिस्कस किया था स्टेप 4 में, किसके इक्वल कंसिडर करना होता है, कांस्टेंट के इक्वल कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट कुछ इस तरीके से चूज़ करेंगे इक्वल टू में, जिससे कि ये दोनों को इक्वल रखकर परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू बने आसानी से। नहीं तो मेरी सलाह ये है, हमेशा जो ये क्यू की वैल्यू में कांस्टेंट है वही आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 2 कंसिडर कर लिया, 2 के इक्वल ये लेट किया है। तो यहाँ से हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 मिल जाता है। यहाँ से सॉल्व करके हमें z निकालना है और उससे पहले डी जेड बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और डी जेड बाई डी एक्स यहाँ से निकल जाता है हमारा साइन एक्स। अब हमें चाहिए z, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें z मिल जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारे पास z की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 होगी। फिर स्टेप 5 के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था, फाइंड करना होगा p1 की वैल्यू और r1 की वैल्यू। p1 का फार्मूला क्या था, p1 का फार्मूला था डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
और z हमारा ये है, तो इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके रखेंगे। तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे माइनस कॉस एक्स का, तो साइन एक्स आ जाएगा माइनस का, और फिर प्लस का साइन एक्स, और फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा। तो जेड स्क्वायर डी जेड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर कॉस एक्स प्लस पी। पी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी थी, 3 साइन एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव, डी जेड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ये निकाला हुआ है हमने, साइन एक्स अपॉन इसका स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो जैसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस साइन एक्स के अंदर इंटू करें तो कॉस एक्स पहले से ही था, साइन एक्स को अंदर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, और इसमें इंटू करेंगे तो माइनस कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, तो कॉट एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल, कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों कैंसिल, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये 3 आ जाएगा। तो आपने सही किया होगा। तो हमेशा जो P1 है वो कांस्टेंट वैल्यू आएगी, यानी कि इसमें x इन्वॉल्व या z इन्वॉल्व नहीं होगा। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर हमारी कांस्टेंट आ रही है 3। अब हमें R1 फाइंड आउट करना है। R1 का फार्मूला क्या था, r अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और r हमारा है e टू दी पावर माइनस कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स हमें अभी मिला था साइन एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कैंसिल, तो वैल्यू हमारी ये बनती है ई की पावर माइनस कॉस एक्स। और वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया था, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो R1 की वैल्यू है आएगी एक्स की फॉर्म में, पर इसे इक्वेशन 3 की हेल्प से आपको जेड में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन 3 ये रिलेशन जो जेड की वैल्यू निकली है, तो ये इसको हमें जेड में कन्वर्ट करना है। तो माइनस कॉस एक्स की जगह पर हम जेड रख देते हैं, तो हो जाएगा ई टू दी पावर जेड। ये वैल्यू हमारी R1 की आ गई, ई टू दी पावर जेड। ये सारी वैल्यू P1 की, Q1 की और R1 की हम इक्वेशन 2 में पुट कर, तो P1, Q1 और R1 की वैल्यू ये हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जो हमने निकाली है वो 3 आई है। Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 थी, और R1 की हमने वैल्यू निकाली है टू दी पावर जेड। तो इक्वेशन 2 में हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। इक्वेशन 2 हमारी थी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू R1। वैल्यू रखते हैं तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, P1 की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 डी वाई बाई डी जेड आ जाएगा। Q1 की वैल्यू हमारी 2 है तो ये 2y, और R1 की वैल्यू टू द पावर जेड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग देख सकते हैं, डेरिवेटिव के साथ कोफिशिएंट कांस्टेंट है यहाँ 3, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 जो कि कांस्टेंट है, y का कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमने स्टेप 6 में डिस्कस किया था। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें CF और PI निकालना होगा। उसके लिए हम पहले इसे डी नोटेशन में लिख लेते हैं। डी बाई डी जेड को कैपिटल डी से रिप्लेस करेंगे तो डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू ई की पावर जेड, या डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर जेड आ जाएगा। अब इसके लिए CF और PI निकालना होगा, और CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी। उसके लिए हम पढ़ा था d को m से रिप्लेस कर देते हैं और राइट हैंड साइड को 0 से। तो यहाँ से फैक्टर इसके बनते हैं m+2 और m+1, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाती है हमारी, m की वैल्यू -1 एंड -2। तो दोनों ही वैल्यू रियल एंड डिफरेंट है, ये भी रियल है ये भी रियल है, क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, और दोनों ही डिफरेंट है। रियल एंड डिफरेंट रूट के लिए CF का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, C1 e टू दी पावर m1x, पर x नहीं लगाना है z, क्योंकि यहाँ पर d डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू z को। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z होने की वजह से CF के फार्मूले जो पढ़े हैं उनमें x नहीं आएगा, अब z आएगा। तो C1 e की पावर m1z प्लस C2 e की पावर m2z। तो CF हमारा हो जाता है यहाँ पर C1 e टू द पावर -z प्लस C2 e टू द पावर -2z। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमें PI निकाला होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर, जो कि क्या है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू राइट साइड टर्म दैट इज ई की पावर जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई की पावर वाला PI के लिए रूल लग जाएगा,
और e की पावर वाला पी का रूल कहता है e की पावर ए जेड से पहले कंपेयर करें और a निकालें, तो a यहाँ पर 1 आ जाएगा और उसके बाद पी निकालने के लिए d को a से यानी कि d को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 1/1 + 3 × 1 + 2 e की पावर z, तो यह रहेगा e की पावर z/6, ये पी आ गया। तो सॉल्यूशन क्या बनता है, y = CF + PI। तो यहाँ से CF की वैल्यू हमारी थी C1 e की पावर -z + C2 e टू द पावर -2z और PI हमारा हो गया e की पावर z/6। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। अभी हमें वापस z की वैल्यू को रिप्लेस करना है x में, और z हमारा क्या था, हमने सॉल्व किया था इक्वेशन 3 में, z = था -cos x, तो वो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से y = C1 e टू द पावर cos x + C2 e टू द पावर -2 + 2 cos x और प्लस e टू द पावर -cos x/6। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एक एग्जांपल और डिस्कस कर ले। तो यहाँ पर एग्जांपल में कहता है क्वेश्चन में कहता है सॉल्व बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिफरेंशियल इक्वेशन है cos x d2y/dx² + sin x × dy/dx -2y cos³ x = 2 cos टू द पावर 5x। अब सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप 1 पहला स्टेप डिस्कस किया कि कोफिशिएंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 1 होना चाहिए, तो इसे 1 बनाना होगा। उसके लिए cos x से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos x, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इक्वेशन d2y/dx² प्लस sin x अपॉन cos x, ये हो जाएगा tan x dy/dx -2y, एक cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos² x, cos³ था cos² x हो जाएगा। यहाँ पर cos x से डिवाइड किया तो 2 cos टू द पावर 4x, ये इक्वेशन हमारी आ गई। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था कि इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर देना है, तो कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy = r से। यहाँ से p q और r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो p की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी tan x जो कि dy/dx के इंटू में, q की वैल्यू जो y के इंटू में यानी कि q = हमारा होगा -2 cos² x, r की वैल्यू जो राइट हैंड साइड टर्म है यानी कि 2 cos टू द पावर 4x। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना होता है, तो ऑन चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x to z, the given equation become क्या हो जाएगी इक्वेशन d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y = r1। यहाँ पर p1 की वैल्यू के लिए फार्मूला पढ़ा था हमने d2z/dx² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। q1 का फार्मूला था q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, r1 का फार्मूला था r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया था कि q1 की वैल्यू को इस तरीके से चूज़ करते हैं, q1 = क्या फार्मूला होता है q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। इसमें q की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वो पहले पुट करें, कितना है 2 cos² x अब अपॉन dz/dx। अब यहाँ पर q1 की वैल्यू को इस तरीके से चूज़ किया जाता है इक्वल में, ये जो कांस्टेंट दिख रहा है ना q की वैल्यू में, उसी को आपको यहाँ लेना है। तो q की वैल्यू में -2 लिख रहा है तो इसको यहाँ पर लेट कर लेना है -2। अब इन दोनों को इक्वल लेकर यानी कि -2 cos² x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 को लेकर सॉल्व करके dz/dx निकालेंगे, तो ये दोनों कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, तो dz/dx का होल स्क्वायर = cos² x। यहाँ से dz/dx निकाल लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा cos x
और इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग z निकाल लेंगे और इंटीग्रेटिंग यहाँ से z आ जाएगा हमारा cos x का इंटीग्रेशन दैट मीन्स sin x। तो यही रिलेशन हमें आइडेंटिफाई पता करना होता है। अब ये वैल्यू से हम P1 Q1 R1 के ये जो फार्मूले हमने लिखे हैं P1 का Q1 का R1 का, तो Q1 तो हमारे पास है ही, हमने चूज़ ही किया है -2, R1 और P1 और निकाल लेंगे। तो नाउ P1 का फार्मूला क्या था, d2z/dx² प्लस p/dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। ये dz/dx हमारे पास cos x था, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस p की वैल्यू हमने ऊपर कंपेयर करके निकाली थी, वो आई थी हमारी tan x और इंटू dz/dx इसकी वैल्यू है cos x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर दैट मीन्स cos स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं tan को हम sin अपॉन cos लिखेंगे, cos से cos कैंसिल, तो ये वैल्यू हमारी आएगी माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स और ये वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। दैट मीन्स P1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी, 0। अब हम R1 निकालेंगे। R1 का फार्मूला क्या था, R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर और R हमने अभी ऊपर कंपेयर करके निकाला था स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो 2 cos⁴ x और dz/dx हमारा था cos x, तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। ये कैंसिल आउट कर दिया तो ये बचा 2 cos स्क्वायर x। तो R1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर मिल जाती है 2 cos स्क्वायर x। बट मैंने आपको सावधानी बताई थी कि आपको ये ध्यान में रखना है कि R1 की वैल्यू आपको भले ही x में आए, आपको z में ट्रांसफॉर्म करके लिखनी है। तो इसे z की फॉर्म में बदलेंगे और z हमारा है sin x, तो sin x में बदलेगा तभी हम इसे z में निकाल पाएंगे। तो R1 की वैल्यू को sin x की फॉर्म में cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x और हमारा sin x किसके इक्वल था, z के, तो ये वैल्यू बनेगी 2 माइनस जेड स्क्वायर। दैट मीन्स R1 की वैल्यू हमें मिल गई है 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू भी मिल गई, P1 की भी पता लग गई और Q1 हमने रखा ही था, Q1 इक्वल टू यहाँ पर कितना पुट करा था, -2। तो ये सारी वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद वेरिएबल को ये बनी है इक्वेशन 2, इसमें पुट कर देंगे। तो यूजिंग वैल्यूज़ ऑफ P1 Q1 एंड R1 इन d²y/dz² प्लस P1 dy/dz प्लस Q1y इक्वल टू R1। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, d²y/dz²। P1 की वैल्यू हमारी 0 है, तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, प्लस Q1 की वैल्यू हमारी कितनी थी, -2, तो -2y और R1 की वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस z²। दैट मीन्स हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हम dy/dz को हम कैपिटल D से रिप्लेस करें तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी d² -2y इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस z², जो कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, d को m से रिप्लेस करेंगे तो m² -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी +-√2। m की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाती है, +-√2। और हमने पढ़ा था जब इरेशनल रूट आते हैं, यानी कि a ±√b टाइप के, तो CF का फार्मूला हमने डिस्कस किया था, क्या लगाना होता है, e⁴ax, पर x की जगह पे यहाँ z आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में, e⁴az c1 cos हाइपरबोलिक b√bz प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √bz। और यहाँ से कंपेयर करें तो हमें दिखता है कि a की वैल्यू होगी 0 और √b की वैल्यू होगी यहाँ पर √2। तो रिप्लेस कर देते हैं, तो CF हो जाएगा e⁴0 c1 cos हाइपरबोलिक √2z प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √2z। और e⁴0 1 होता है तो ये टर्म
सी एफ इतना हो जाएगा हमारा। अब हम इसका पी आई निकालेंगे, तो पी आई दैट मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पी आई इक्वल टू होगा 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑपरेटर था हमारा डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू राइट साइड टर्म दैट इज़ 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। अब इसका पी आई सॉल्व करने के लिए ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और इसके लिए पी आई का फॉर्मूला पढ़ा था हमने प्रोसेस, कि जो डेरिवेटिव ऑपरेटर नीचे अपॉन में है इसमें से डी की लोएस्ट पावर वाली टर्म देखेंगे, तो ये 2 पावर वाली टर्म है और ये 0 पावर, इसमें डी है ही नहीं। तो जो लोएस्ट पावर वाली टर्म है उसको पूरी को किडनैप करके यानी कि कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं साइन के साथ। तो 2 यानी कि -2 कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर उससे डिवाइड होना, तो -2 से अंदर डिवाइड होगा तो ये आएगा -d²/2, और ये -2 को -2 से डिवाइड किया प्लस का 1, तो 2 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बाकी रहता है इसे -1 पावर में ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस d²/2 की पावर -1 इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हमने सी एफ का केस पढ़ा था पोलिनोमियल के लिए। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी पोलिनोमियल दिखाई दे तो पहले 1 में जो डेरिवेटिव ऑपरेटर है उसमें डी की सबसे छोटी पावर वाली टर्म देखेंगे कौन सी है, और पूरी टर्म को साइन के साथ कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद जो एक्सप्रेशन अपॉन में आएगा उसे -1 पावर में ले जाकर लिखेंगे, 1 प्लस या 1 माइनस की फॉर्म बन जाएगी माइनस पावर में। अब इसके लिए फिर हमने बाइनोमियल सीरीज़ का ये फार्मूला पढ़ा था, अगर 1 माइनस टी की पावर -1 जैसा बनेगा तो इसका बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंशन बनता है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सो। तो यहाँ पर हमारे पास टी की जगह पर अगर इसे कंपेयर करें इससे, तो टी की प्लेस पर हमें दिखता है d²/2, तो ये फार्मूला लगा देंगे, d²/2 टी की जगह पर रखते हुए सीरीज़ को एक्सपेंड कर देंगे, तो यह रहेगा हमारा 1, और कितनी पावर तक करना है, जितनी बाहर जेड की पावर दिख रही है, कितनी पावर है 2, तो टी की पावर 2 तक एक्सपेंड करेंगे, यानी कि टी की पावर 2 तक पुट करेंगे, और टी हमारा d²/2 है तो रखेंगे तो 1 प्लस d²/2, फिर प्लस टी स्क्वायर है तो d²/2 का होल स्क्वायर, और आगे एक्सपेंड करना बंद कर देंगे इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसको अंदर इंटू कर देते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर को, 1 के साथ जाएगा तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आएगा, प्लस d²/2 के साथ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस डी की पावर 4/4 के साथ जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर, और आगे जाएगा तो आगे की टर्म सब 0 हो जाएंगी, माइनस यहाँ पर आएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। डी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड को, तो जहाँ पर डी है वो 1 टाइम डेरिवेटिव होगा, जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ 2 टाइम, तो डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है जेड के रेस्पेक्ट में, तो एक बार करेंगे 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, और फिर दोबारा करेंगे तो 0, तो ये तो 0 हो गया। जेड का एक बार करेंगे डेरिवेटिव 2z आएगा, फिर दोबारा करेंगे तो -2 आएगा अपॉन 2। यहाँ पर 4 टाइम डेरिवेटिव करना है इसका, तो एक बार करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, तो दोबारा फिर 0 का तो कितनी बार करो 0, फिर ऐसे ही जेड स्क्वायर का एक बार करेंगे 2z आएगा, दोबारा करेंगे 2 आएगा, दोबारा करेंगे तो 3rd टाइम करेंगे तो 0, 4th टाइम तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये आगे के हायर टाइम डेरिवेटिव सारे ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा पी आई इज इक्वल टू कितना आ जाता है, पी आई हमारा यहाँ से सॉल्व करके आ जाता है कि 1 में से 1 को माइनस करेंगे कैंसिल, तो ये जेड स्क्वायर आ जाता है, तो पी आई की वैल्यू हमारी जेड स्क्वायर आ जाती है। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारा था c1 cos हाइपरबोलिक √2z प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √2z, और पी आई हमारा है जेड स्क्वायर। तो ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए पर फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमें एक लास्ट फाइनल टच देना है, और वो फाइनल टच है कि वापस इसको सॉल्यूशन को y और x में लिखना होगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y और x में थी तो सॉल्यूशन भी y और x में होना चाहिए, यानी कि z को x में पुट करना होगा। और हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, निकाला था इसमें सॉल्व करके, कि हमारा जो z था वो किसके इक्वल आया था, साइन x के इक्वल आया था, ठीक है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहाँ से हमारा आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 cos हाइपरबोली √2 इंटू साइन x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √2 इंटू साइन x प्लस जेड स्क्वायर यानी कि साइन
स्क्वायर एक्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।